वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें कि भैया पिछले 10 साल में नौकरी तो मिली नहीं, हमारे हाथ में कटोरा थमा के गए हैं। तो अब हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़ कर उन रैलियों में जाकर उनको कटोरा हाथ में थमाएंगे जब वो आपसे वोट मांगेंगे। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है, अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर कर बेच खत्म करेंगे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल फाड़ने में इनकी जुबान के साथ साथ हाथ बहुत तेज चलते हैं। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं, ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका शुभचिंतक बताए, उनसे आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। साथियों, आपका रिश्ता बहन जी से सीधा सीधा है, उसमें ना मैं बीच में आऊंगा ना कोई पदाधिकारी बीच में आएगा। आपकी बात सीधा बहन जी से होगी, आपका मैसेज सीधा बहन जी तक पहुंचेगा और वो आपका सीधा काम करेंगे। साथियों, जब भी आप वोट डालते हैं, जब भी आप वोट डालते हैं किसी के कहने पर, आप 2 बार सोचिए कि वो क्या कह रहा है। क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है? क्या वो आपके बहन जी के अच्छे की बात कर रहा है? क्या वो मान्यवर साहब के अच्छों की बात कर रहा है? अगर उसने ये बातें करी है तो आप हाथी का बटन दबाएं और आगे बढ़ जाएं। अगर उसने आपको भटकाने की कोशिश करी, अगर उसने बहुजन की बात करी और बोला कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अल्लाह अनाला फलाना पार्टी को वोट दो, तो साथियों समझ जाइए वो बहरूपी आपके सामने खड़ा है।
साथियों, पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पर किताबों का बोझ है। परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। तो उस बहरूपिये से भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, उसको समझ दे, उसको रहने देना, उसको छोड़ देना, उसको यही सोचने देना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना है तो उसे रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे समझने दीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कभी भी उस बेवकूफ को मत बताना कि तुझे हम सब जानते और पहचानते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे सतर्क कर दिया तो वो अपना रूप बदल लेगा, वो आपके बीच में फिर दूसरी बातें करेगा, वो फिर छुप जाएगा। उसको समझिए, उसको पहचानिए और उससे अपने आप दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से आपको ना बात करने की जरूरत, ना उनको सुनने की जरूरत। आपको अपनी बहन जी की बात सुननी है, आपको अपनी बहन जी पे भरोसा है। आप अपने हाथी को वोट दीजिए और बहन जी के यहाँ हाथ मजबूत करने का काम कीजिए। इस बारी आपको उनसे सवाल करना है, उनसे सवाल करना है कि जब भारत की जनता ने तुम्हें पिछले 10 साल से सत्ता में बिठा के रखा है तो तुमने आज तक हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। आपको सवाल करना है, क्योंकि हमारा युवा साथी यहां बैठा हुआ बता सकता है कि भैया पिछले 10 साल में नौकरी तो मिली नहीं, हमारे हाथ में कटोरा थमा के गए हैं। तो अब हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़ कर उन रैलियों में जाकर उनको कटोरा हाथ में थमाएंगे जब वो आपसे वोट मांगेंगे। तो साथियों, सवाल कीजिए कि पिछले 10 साल में आपने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया। मैं आप लोगों के बीच में 3 मुद्दों पे उनका रिकॉर्ड छोड़ के जा रहा हूं। आप उनसे इन 3 मुद्दों पे जरूर सवाल कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं भारत में, तो आपने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। अगर एक समुदाय पढ़ लिख नहीं सकता तो अपने कभी समाज अपने संघर्षों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा। और अगर उसे अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा तो उस पे वो बड़े आराम से शासक कर सकते हैं, उस पे बड़े आराम से राज कर सकते हैं। ये उन्होंने पहला कदम चला है। आप हमारे बहुजन समाज पे राज करने के लिए उन्होंने फिर से धोखा दिया है साथियों। तो साथियों, रही बात शिक्षा की, अगर किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो बेचारे रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अब रोजगार का क्या हाल है, मैं आपको फिर से 3 पॉइंट बताता हूं। साथियों, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। बीजेपी की सरकार से चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। आपको याद है 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके सामने वोट मांगने आए थे, आपको क्या बताया था कि विपक्षी पार्टियों की सरकार के चलते हुए महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था साथियों? 50 रुपया, 60 रुपया। क्यों बताइए साथियों, यही था ना दाम। आज क्या पेट्रोल का दाम देते हो आप? 100 रुपया। परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं,
अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही। तो इन्हें क्या जवाब देते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का तोहफा है, प्रधानमंत्री जी का तोहफा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपया गैस सिलेंडर से कम कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे दी। अरे भैया, सब्सिडी नहीं चाहिए, फ्री का गैस सिलेंडर भी नहीं चाहिए, तो महंगाई कम करके दिखाओ। जिसके लिए तुमने अपना सीना चाड़ के फाड़ा था, गला फाड़ के बोला था कि महंगाई सर पार कर गई है, हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत हो रही है, तो आज वो वादा पूरा करो, करो पूरा वादा, करो महंगाई कम। साथियों, इन्होंने आपको हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। रही बात आपके अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार चल रही है और यहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सफलता से आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोले, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, तो उन्हें पलटकर ये जवाब देना कि अरे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा में दिन रात एक किया है, उनके पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स आते हैं, बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है अभी कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। मजाक बना के रखा है उन्होंने आपकी सुरक्षा का, साथियों, मजाक बना के रखा है। उनके कार्यकर्ता, उनके भक्त आके आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो आपको बोलेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने की। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। ये सरकार अपने आप को बहुत गर्व से बोलती है कि हम बुलडोजर की सरकार है, हम बुलडोजर की सरकार है। साथियों, अब आप ही बताइए, किसी का घर उजाड़ने में, अगर किसी का घर उजाड़ोगे वो बुलडोजर से, और आपको कोई बुलडोजर की सरकार बता दे, तो क्या वो कोई अच्छी बात होगी? क्या वो कोई गर्व की बात होगी? क्या कोई वो बात होगी जिससे आप सीना चौड़ के खड़े होके बोले कि हम बुलडोजर की सरकार है? बताइए, हाथ उठा के बताइए साथियों। क्या या फिर ये बात होगी बेइज्जती की? क्या आपकी बेइज्जती हो रही है जब आपको बोल रहे हैं आप बुलडोजर की सरकार हो? बताइए क्या होगा, पहला या दूसरा? बताइए साथियों, दूसरा या पहला? बेइज्जती होगी ना साथियों। ये हमारे युवा साथी हैं, आओ मेरे भाई ऊपर आओ। क्या बताओ, अगर कोई बुलडोजर की सरकार हमारी जनता का घर उजाड़ती है तो वो फक्र की बात है कि खराब बात है? वो खराब बात है हमारे लिए। जो हम कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार, ये बुलडोजर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। और आप सबका, हमारा ये दायित्व बनता है कि आप और हम भाई साहब को, उनको वोट दें और इन्हें भारी बहुमतों से जिताएं। ये मैं नहीं, आपका युवा साथी बोल रहा है। ये आपका युवा साथी बोल रहा है कि उसे भी समझ आता है कि बुलडोजर का सरकार का मतलब क्या होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सरकार हमारे घर, हमारी छत उखाड़ने का काम कर रही है, अब समय आ गया है कि उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथियों, अब ना ये लोग पिछले 10 साल में रोजगार दे पाए। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ना वो नौकरी आपको मिली। इन्होंने बताया था कि काला धन लेके आएंगे, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे भी बदल डाले और बोला कि काला धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर योजना चलाएंगे,
हमारे युवा साथियों को एक झूठा भरोसा दिया। बाद में पता चला अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन्होंने बड़े समझदारी से आपकी जड़ में दीमक लगाने का काम किया। इन्होंने आपको पहले पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद आपको रोजगार नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने आपको अपने इतिहास से दूर किया, उन्होंने आपके रिजर्वेशन से दूर किया, उन्होंने आपका संविधान बदलने की पूरी कोशिश करी। तो साथियों, ऐसी सरकार हमें न चाहिए थी, न चाहिए है, न हम कभी आगे आने देंगे। साथियों, हमारे युवा और बड़े बुजुर्ग दोनों बोल रहे हैं कि इनकी साइकिल पे ये अपनी साइकिल पर चलकर आएंगे। इस बार इनकी साइकिल का टायर पंचर अलग और सीटें अलग कर बेच खत्म करेंगे। साथियों, ये इतने गद्दार लोग हैं। जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। ये हमारे सभी मुसलमान भाई जानते हैं। साथियों, परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल फाड़ने में इनकी जुबान के साथ साथ हाथ बहुत तेज चलते हैं। तो इनसे अब हमें बता देना है कि भैया, आप अपनी साइकिल को रखिए अपने घर में, आप अपनी लाल टोपी पहनिए अपने आप। हमारी सर पे हमारी नीली टोपी है, हमारे कंधे पे हमारा नीला पटका है और हमारे दिल में हमारी बहन जी बसती है। तो हमारा इस बारी का वोट हमारे नीले हाथी पर रहेगा। एक और पार्टी है, वो अपना हाथ दिखा कर हमारा बेवकूफ बनाती आई है। आज बोलती है कि हम सभी अपने SC ST OBC वे पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन का काम देने का काम करेंगे। परंतु उस कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि भाई, पिछले 60 साल से जब इस भारत की आवाम ने तुम्हें सत्ता में बिठा कर रखा था, तो तब तुम लोग कहां थे? तब हमारा समाज तुम्हें याद नहीं आया क्या? 60 साल तक साथियों, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, हमें दबाने का काम किया है। आप जानते हैं ना कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमें किस को मेहनत करनी पड़ी थी, किसको संघर्ष करना पड़ा था? किसने गिराया उस सरकार को जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया? किसने? गद्दारों का नाम जरा तेज से लीजिए ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। किसने? साथियों, यही भाजपा थी जिसने BP सिंह की सरकार को तोड़ने का काम किया था। जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया, बहन जी के दबाव, मान्यवर के दबाव में आकर, तब भी कांग्रेस के मुंह से चू नहीं निकली। साथियों, उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के देने के लिए किसने संघर्ष किया? किसने संघर्ष किया? कहां थे ये कांग्रेसी? कहां थे ये कांग्रेसी जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई? नहीं दिया इन्होंने। वो भी बहन जी को, मान्यवर साहब को संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों, जो आपके गुरु को, जो आपके भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, वो उसके समाज को कहां से सम्मान देगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।